नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक अलग विषय पर हम बात करेंगे। यूट्यूबर हैं बहुत बड़े जिनका नाम है ध्रुव राठी। और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा फ्रॉड है। यानी एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन जो ज्योतिष करते हैं या भारतीय विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे धोखेबाज हैं, यानी फ्रॉड है। तो इसी पर बहुत सारे फोन कॉल्स हमारे पास भी आएगी। किशोर जी, पिछले कई सालों से आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पे कोई ज्योतिषी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि 90 से ज्यादा प्रतिशत ज्योतिषी फ्रॉड वाकई में है, ऐसा अनुभव तो बताता है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ये अंधश्रद्धा का मामला तो है ही, जैसा कि गुरु राठी ने कहा है। मैंने भी वो वीडियो देखा है। उसके जवाब में एक लूनर एस्ट्रो के दीपांशु गिरी हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने भी जवाब देने की कोशिश की है, और इसी के आगे मैं इस पे कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ सवाल जो ध्रुव बच्चे ने उठाए हैं, उनके जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, पहले तो ये देखें कि ये प्रोपोगंडा चला कहाँ से। हजारों सालों से ऐसी बातें हो रही है, लेकिन एक 28 साल का मात्र एक ध्रुव राठी नामक बच्चा अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसके पास उसकी वजह है, और वो उदाहरण भी दे रहा था। कोई भी ज्योतिषी इसको क्रिटिसाइज करने के लिए आगे नहीं आया। ऐसी ही एक घटना हमारे श्री राव साहब के साथ भी घटी कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साबित किया कि ज्योतिष एक विद्या है और इसको जो है पढ़ाई के कोर्स में लगाया जाना चाहिए, किसी भी ज्योतिषी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि 90 से ज्यादा प्रतिशत ज्योतिषी जो है वो सिर्फ धन कमाने का माध्यम ज्योतिष को बनाए बैठे हैं। वास्तव में ज्योतिष ऐसा है ही नहीं। ज्योतिष बेसिकली आपको जीवन में किस प्रकार से चलना है, जीवन में आप क्या करें कि आपकी बेहतरी हो सके, आप अपने आप को कितना अच्छा साबित कर सके, इसके लिए किया गया। लेकिन दुनिया आदिकाल से चलती आ रही है, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब हो गया है, दुनिया अब मक्कारी पर उतर आई है, हर कोई पैसा बनाना चाहता है। तो ज्योतिष बिरादरी में भी ऐसे लोग हो गए हैं, और ज्यादा लोग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस बिरादरी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आती है, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं खुद भी ये बात मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ मात्र 1500 रुपये दीजिए, किसी भी ज्योतिष सम्मेलन में जाइए और आपको ज्योतिष महर्षि की डिग्री दे दी जाती है, या सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या ट्रॉफीज दे दी जाती हैं। तो नकली ज्योतिषी सबसे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और कोरोना काल के बाद तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वैभव डेकाटे, उन्होंने इस पे लिख दिया था कि जैसे ही कोरोना हटेगा उसके बाद देखना घर घर में जोशी पैदा हो जाएंगे। और बड़े महानगरों में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि भविष्य जानना हर कोई चाहता है। हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा, कोई भी कहूंगा, वो आ जाता है और ज्योतिषी बन जाता है। तो ज्योतिष इसलिए है ही नहीं, पहली बात। अब सवाल कुछ उठाए ध्रुव बच्चे ने, जो कि बहुत बेहतरीन उठाए हैं, और मैं उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ध्रुव राठी वो बच्चा नहीं है जो ज्योतिष पे कुछ बोल सके, क्योंकि वो ज्योतिष नहीं जानता है। यहाँ जितनी उनकी उम्र है उसके 3 गुने से ज्यादा उम्र वाले लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी में आगे आ चुके हैं, लाखों कुंडलियों का अध्ययन कर चुके हैं। स्वयं मैंने भी काफी कुंडलियां देखी हुई हैं। राव साहब एक उदाहरण हो सकते हैं बेहतरीन। इसके अलावा बहुत अन्य ज्योतिषी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि दीपांशु गिरी मैंने नाम लिया है। इसके अलावा शंकर हेगड़े जी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे बीपी गोयल सर हैं, जिन्होंने ज्योतिष में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अन्य लोग भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो क्रिटिसाइज करने की बात थी, तो उसकी वजह उस बच्चे ने बहुत सटीकता से दी। क्रिकेट टीम जो भारतीय T20 में जो फाइनल मैच के क्रिकेट मैच का जो चल रहा था, उस दौरान 11 महान ज्योतिषी, सो कॉल्ड महान ज्योतिषी जो पैसा देकर टीवी पे आते हैं, उन्होंने वहां जाकर ये घोषणा कर दी कि भारत T20 में आज का मैच जीत जाएगा। और वन साइडेड मैच जो है वो रहा, और बुरी तरह से भारत की हार हुई। और इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि 11 के 11 ज्योतिषी जो कि क्रिएट करके वहां खड़े किए गए थे, उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनका थोड़ा बहुत नाम रहा है, भारतीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही घोषणा करी कि भारतीय टीम आज जीत जाएगी, कि चंद्रमा का गोचर बढ़िया हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब जो बाकी 10 जो चीज थे, उन्होंने बिना मेहनत किए उन्हीं की बात को रिपीट कर दिया कि आज ये होगा वो होगा होगा। किसी ने मेहनत नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि वो पेड लोग होते हैं, पैसा देकर वहां गए हैं। क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है ये ऐसी विद्या है जो सिक्रेटिव है। कोई भी व्यक्ति मंच पे आकर दावा नहीं करेगा कि मैं ज्योतिषी हूं, अगर वो ज्योतिषी है तो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो दो ही वजह है, या तो उसको काम नहीं मिल रहा, वो अपना प्रचार करना चाह रहा है, अपने आप को आगे ला रहा है। तो इस वजह से जब लोग ये काम कर रहे हैं, और इसकी एक वजह भी है दोस्तों, कि लोगों को ऐसा ही चाहिए। आप उस ज्योतिषी के पास जाना पसंद करते हैं जिसके पास सर्टिफिकेट ज्यादा होते हैं, जिसके पास शोशेबाजी ज्यादा होती है, जो आपके पास आके चिल्ला रहा होता है कि जी मैंने ये देखा मैंने देखा, टीवी पे आ रहा होता है, आप उसके पास जाना चाहते हैं। अच्छा ज्योतिषी कभी टीवी पे नहीं आएगा। मैं शुरू में एक दो बार गया, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया था, तो मैंने अपने आप को पीछे कर लिया कि ज्योति एक ऐसी विद्या है जो छुपी हुई विद्या है। जो छुपा हुआ काम आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, बट करेंगे, वो आपकी विद्या आप तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रचार पे लाएंगे, क्योंकि प्रचार पे वो ला रहा है जिसके अंदर कुछ कमी है। तो पहला कारण तो ये रहा कि 11 के 11 ज्योतिषियों ने कोई भी मदद फायदा नहीं लिया। सिर्फ जो भारतीय विद्यावन के वरिष्ठ ज्योतिषी थे,
उन्होंने बोल दिया कि आज इंडिया जीतेगा, उन सब ने उनके पीछे हाँ जी कर दिया, इंक्लूडिंग जो टैरोट कार्ड रीडर महिलाएं थी उन्होंने भी बोल दिया। मेहनत किसी ने भी नहीं की थी, माइंड दिस। 11 के 11 ज्योतिषियों को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर उन्होंने मेहनत की होती तो इतनी बड़ी ज्योतिष की भद नहीं पीटती, पहली बात। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ ध्रुव राठी बच्चे ने इन ज्योतिषियों के अलावा बेचान दारूवाला जी की भी बात की। बेजान दारूवाला जी ने कहा था कि कोरोना नहीं आएगा या कोरोना खत्म हो जाएगा, उन्होंने ये बात की है। मैं एक एक क्योंकि मैंने देखा है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ज्योतिष भविष्यवाणी की विद्या है ही नहीं, ज्योतिष में भविष्यवाणी का कोई चैप्टर होता ही नहीं है। कोई भी बड़ा शास्त्र उठा के देखिए, चाहे वो वराहमिहिर का रहा हो, चाहे वो पराशर जी का रहा, उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं की है। तो जो ज्योतिष भविष्यवाणी कर रहे हैं वो ज्योतिष जानते ही नहीं है, पहली बात तो ये आती है, क्योंकि ज्योतिष में भविष्यवाणी का कोई चैप्टर है ही नहीं। आप भविष्य में क्या होगा ये आंकलन कर सकते हैं, लेकिन यही होगा ये आप कभी नहीं बोल सकते। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो ज्योतिष जानता नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद ध्रुव राठी जी थोड़ा सा गड़बड़ा गए। उन्होंने इस विद्या को ना तो पढ़ा ना समझा, बस किताब लेकर दो चार बातें गूगल से उठाई और बोलना शुरू किया। अब बेजान दारूवाला जी की बात कर लेते हैं, तो उनकी उम्र इतनी है और उनका तजुर्बा इतना है, और मान भी लेते हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया, तो चलिए मान लेते हैं पॉसिबिलिटी गलती की होती है, लेकिन भविष्यवाणी की विद्या नहीं है। तो पहले ये क्लियर हो गया। 11 जोशियों की गलती थी, वो बात भी क्लियर हो गई। अब अगर बात करें इसी बात की कि भाई कोरोना के बारे में, तो मैं ध्रुव राठी जी से कहता हूं कि ठीक है, ज्योतिषियों ने गलत बता दिया, ज्योतिषियों ने कोई खबर नहीं दी, मान लिया आपकी बात। मुझे कोई एक साइंटिस्ट तो बता दो ना, कोई एक साइंस का एक बड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक बता दो ना, जिसने ये घोषणा की हो कि वायरस आने वाला है और पूरी दुनिया को वो लॉक कर देगा। तो क्या साइंस सारी बेकार हो गई? तो साइंस भी एक फ्रॉड है? ऐसा तो नहीं हुआ। अब ज्योतिषियों ने ऐसी गलतियां क्यों की? पहली वजह ये थी कि ज्योतिष में ये जो विद्या है ये मेदिनी ज्योतिष की विद्या है, क्योंकि जो भी संसार से चीजें होंगी, धरती से संबंधित चीजें होंगी, वो मेदिनी ज्योतिष में होती हैं। और मेदिनी ज्योतिष को कोई बात पूछता नहीं है, तो इसलिए लोग करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं आता कि जी मैं फसल बो रहा हूँ कैसे उगेगी। तो इस तरह की जो मेदिनी ज्योतिष की विद्या होती है वो धीरे धीरे अब लुप्त प्राय सी हो गई है, कोई भी ज्योतिष पे काम नहीं करता है। गांव देहात में इंटीरियर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ओपन मंच पे या सार्वजनिक मंच पे और बड़े लेवल पे ऐसे लोग नहीं मिलने वाले। तो इस वजह से ज्योतिषी इस केस में मार खा गए कि वो कोरोना की जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन अगर बात इसी की है कि साइंस ने भी तो नहीं बोला था, तो क्या साइंस भी फ्रॉड हो गई? तो साइंस का भी फ्रॉड लिखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अगर फ्रॉड लिख रहे हैं आप, तो आप साइंस को भी फ्रॉड बोलिए। अब ध्रुव राठी की भी बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी की मात्र उम्र 28 साल के आसपास है। उसका तजुर्बा इतना नहीं है कि वो ज्योतिष पे कुछ बोल सके, पहली बात। अगर हम उसको देख भी लें तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी उनकी जो गूगल पे आती है और जो वो बताते हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जर्मनी से ली है, तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि अगर वो कुंडली उनकी है, यानी जिस तारीख का उनका जन्म बताया जा रहा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो ही नहीं सकता, पहली बात। हाँ, एक बात और मैं ओपनली चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि उसके खानदान में या उस व्यक्ति का, यानी कि ध्रुव राठी की बात करें, गुरु पीड़ित है, ये तय है। क्योंकि जब वो इस तरह की बात करते हैं तो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंस या कोई भी जांच पड़ताल के, अगर वो 10 एस्ट्रोलॉजर को खड़ा करते, उनसे एक एक सवाल पूछते और उनको एक्सपोज करते, वो ज्यादा अच्छा होता, बशर्ते सिर्फ रटी रटाई किताबी बातों की बात करने के ऊपर। अब बात कर लेते हैं 21/12/2012 को डूम्स डे बोला गया था, यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ये ज्योतिष ने नहीं बोला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। माया सभ्यता के कैलेंडर में ये पाया गया था, और ये डिकोड हम लोग आप जैसे लोगों ने किया कि जी इस दिन माया कैलेंडर बोल रहा है कि ये धरती खत्म हो जाएगी, धरती खत्म नहीं हुई। तो साइंस भी गलत हो गई यहाँ पर तो। और अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष विद्या में तो ऐसा कोई प्रिडिक्शन था ही नहीं। ये तो माया सभ्यता के कुछ लोगों ने लिख दिया था। जैसे कि आज मैं अगर कुछ लिख दूं कि आज से 300 साल बाद मनुष्य जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, सारी मशीनें काम करेंगी, ये इस तरह की बातें थी। अब उन्होंने एक और उदाहरण दिया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ और मैं बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपनी बात आप तक समझा सकूं, क्योंकि उन्होंने तो ग्राफिक्स का बहुत अच्छा उपयोग किया है। बड़े नामी, वो कह सकता हूँ यूट्यूबर है, बड़ा नाम है, बहुत सारे करोड़ों उनके मिलियन फॉलोअर्स वगैरह है। तो उन्होंने बताया कि एक्वेरियस में जब जो लोग पैदा होंगे वो सब एक जैसे होंगे, और ये पास वाले इतने नजदीक और दूर वाले इतने नजदीक। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्या है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ली गई है, जहां पर हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य एक राशि को बदलते हैं लगभग एक महीने के आसपास। तो उसमें ये माना जाता है कि उनके अंदर सूर्य से रिलेटेड क्वालिटीज वैसे ही रहेगी। लेकिन भारतीय ज्योतिष की अगर हम बात करें तो भारतीय ज्योतिष चंद्रमा पे काम कर रहा होता है, और चंद्रमा 2.25 दिन में मूवमेंट कर लेते हैं, राशियों से बदल लेते हैं। तो हर व्यक्ति में आप 2.25 दिन बाद चेंजेस देख पाते हैं हर राशि के हिसाब से। अब 12 प्रकार की राशियां निर्धारित की गई हैं आकाश में, वो सब आप अगर चाहें तो दीपांशु गिरी जी के वीडियो में देख लीजिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि भारत में किस प्रकार से इसको रचा गया। तो यहाँ मैं सीधे सरल शब्दों में कह रहा हूँ कि 12 प्रकार की प्रकृति इंसान को दी गई है, जो कि भारतीय ज्योतिष में बहुत मैन्युटली दी गई होती है। अब उसमें ये देखना होता है कि कौन सी राशि का व्यक्ति क्या करने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि
कर्क राशि वाले जो होते हैं रोने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो जरा सी बात में भावुकता होने के कारण बहुत जल्दी रो जाते हैं। वही मिथुन राशि बहुत ज्यादा बोलना पसंद करती है, वो अपनी किसी की सुनना पसंद नहीं करती है। तो ये सिंपल सी कुछ बातें हैं जो आप एक व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा तो किसी भी राशि के साथ हो सकता है, जैसे एक जनरल टर्म्स है कि हर कोई बोलना चाहता है वगैरह वगैरह है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर बात करूंगा कि अगर आपका मिथुन राशि का चंद्रमा है जैसे 3 नंबर का, तो आप वाकई बोलना बहुत पसंद करेंगे, भले ही आपकी आवाज अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा। तो चलिए खैर, ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं, उन्होंने बात करी ट्विंस की। तो ट्विंस की पत्रिका में उन्होंने कहा कि भाई ट्विंस की अगर कुंडली तो एक ही होती है तो घटनाएं अलग अलग होती है। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा राज है। अगर अगर आप हम देखें कि अगर हम कुंडली सेम है तो सब एक जैसा रहेगा, तो फिर ज्योतिष का महत्व कोई समझा ही नहीं। अगर कुंडली सेम होने से सब चीजें होती तो ऐसे हजारों केसेस जो जुड़वा है जो अलग अलग चले गए, या एक मेल फीमेल हो गए। तो ये बात यहाँ पे लागू होती कि यही ज्योतिष की विद्या को महानता बताती कि सेम कुंडली होने के बावजूद भी, सेम रीडिंग होने के बावजूद भी दोनों के पैरामीटर अलग अलग हो जाते हैं, दोनों की सोच संस्कृति अलग हो जाती है, जबकि एक ही परिवार में पले बड़े हैं, एक ही में सब कुछ खाया पिया है उसके बावजूद। तो ये इतनी एक्सट्रीम तक विद्या को लेके जाना हर एक के बस की बात दोस्तों है ही नहीं, ज्योतिष में तो है ही नहीं। अगर कोई ज्योतिष जा रहा है तो उसके बाद उसका बहुत श्रम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के आध्यात्मिक नॉलेज भी तगड़ी होगी, तभी आप उसको डिकोड कर पाएंगे। अब क्योंकि इतना माइन्यूटली कोई जाता ही नहीं है, तो सरसरी तौर पे दो चार बातें कह दी जाती है, जिसके लिए इससे अविश्वास की भावना पैदा होती है, अंधविश्वास बढ़ता है। फिर कतिपय कुछ विद्वान जो है ये भी लेकर आ गए कि जी ये पूजा करा लो वो बढ़िया हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा रहे हैं वो ज्योतिष स्वयं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ज्योतिष ये बोल रहा है कि इसकी कुंडली में ये योग है, ये व्यक्ति ऐसा करेगा, और दूसरी बात आप ये कहते हो कि हम ये उपाय कर देंगे तो हम ऐसा इसको रिवर्स कर देंगे। ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये ज्योतिष है ही नहीं। तो इसलिए बार बार कहूंगा कि ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में समझा ही नहीं जा रहा है। तो जो ज्योतिष नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मूर्खता करें, और इसलिए वो जवाब नहीं देते। अगर ध्रुव राठी जी की बात मुझसे होती है तो मैं उनको बता सकता हूँ कि कुंडली में ये चक्कर है, ये देखा जाता है। भविष्यवाणी तो करना है ही नहीं ना। अब जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में उन्होंने ज्योतिष की नाक कटवा दी। इसलिए मैंने हेडिंग में भी दिया है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजर्स आर। क्योंकि जो ज्योतिषी हैं वो फ्रॉड है हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या फ्रॉड नहीं है दोस्तों। क्योंकि लगभग 20-21 साल से तो मैं भी ये विद्या कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जिनसे मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारे डिस्कशंस होते हैं। हम ग्रह नक्षत्र को समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये दावा नहीं करते कि हमने इसको समझ लिया, क्योंकि हर कोई अपने एंगल से सोच रहा होता है। और मानसिक स्तर हर आदमी का अपने लेवल का, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपकी क्या संस्कृति है, आपकी क्या सोच है, ये सब मिलकर जुलकर एक फलित को लाती हैं। तब आप जवाब देते हैं। अगर आप पहले ये सोच लेके बैठे कि मुझे सामने वाले से पैसा लेना है तो आप उसको वही बताओगे जो वो सुनना चाहता है। लेकिन अगर आप सच्चे ज्योतिषी है और ज्योतिष को समझते हैं तो आप वो कदापि नहीं बताओगे जो वो सुनना चाहता है, और ऐसे ज्योतिषी आपको मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि 90% ज्योतिषी, मैं ओपनली कह रहा हूँ, मेरे सब ज्योतिष भाई मित्र हैं, सब पैसा कमाने पे लगे हुए। उन्होंने एक ज्योतिष का बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है उन्होंने, हालांकि मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने उदाहरण में बहुत बार बार उसकी क्लिपिंग्स दिखाई है। अब बात करूंगा, उन्होंने कहा कि ज्योतिष में जब कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, इकट्ठे बहुत सारी मौतें हो जाती है। जैसे कि भूकंप आया, बस वगैरह आई, तो क्या सबकी मृत्यु एक ही दिन लिखी थी? जी हाँ, बिल्कुल लिखी थी। अकाल मृत्यु थी तभी थी। अब कुंडली में ये आ जाता है कि इसकी अकाल मृत्यु होगी, यानी ये स्वाभाविक मौत तो नहीं मरेगा। तो अब इकट्ठे मरने की वजह हो सकती है, इकट्ठे पैदा होने की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि इकट्ठा पैदा होना एक ही जगह पे तो नामुमकिन है, लेकिन एक ही जगह पे मरना एक साथ हो सकता है। इसके पीछे अगर हम तर्क को देखें तो उन सबकी कुंडली में अगर एक योग पाया गया जो कि अकाल मृत्यु का योग था, तभी तो वो इकट्ठे मरे ना, अन्यथा तो ऐसे नहीं मर सकते। तो ये जवाब यहाँ आ जाता है। तो क्या उसको हम बदल सकते थे? बिल्कुल बदला जा सकता था, लेकिन आपकी नियति को आप नहीं बदल सकते। अब बदल क्या सकता था? जैसे कि अब इसको यूं देखें कि एक व्यक्ति अगर ट्रेन में जा रहा था, अब सारे लोग मर गए, वो बच गया, तो क्या कहोगे कि क्या इसकी कुंडली बचने वाली थी, या इसकी कुंडली, वो भी तो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। तो सवाल ये कि इस सारी धरती के अंदर हम सब हैं, तो सब तरह के प्राणी हैं, क्यों कभी कोई खास बीमारी आने पे कुछ पर्टिकुलर लोग ही मर जाते हैं, या क्यों कुछ नहीं मर पाते हैं एक्सट्रीम पे जाने के बावजूद भी? जैसे फौज के लोग हैं, वो रात दिन गोलीबारी के बीच में, बावजूद उसके कुछ लोग आसानी से मर रहे हैं, कुछ लोग नहीं मर रहे हैं। तो ये भी एक तर्क वैलिड तो नहीं है कि भाई एक साथ मर रहे हैं तो ज्योतिष फ्लॉप हो गया, क्योंकि ज्योतिष इन चीजों के लिए है ही नहीं। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं कि ये शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, नौकरी मिल रही, इसके लिए तो ज्योतिष है ही नहीं ना। ये तो ज्योतिष विद्या को जब आगे बढ़ाया गया तो लोगों ने इसका मिस इंटरप्रेट कर दिया, लोगों ने अपना फायदा निकालने की कोशिश कर ली। अब यहां से चीजें गड़बड़ा गई। ज्योतिष विद्या तो आपको जीवन में चलने का तरीका बताती है, ये ना तो विज्ञान है ना कला है। मैं इसको एक दर्शन शास्त्र के रूप में देखता हूँ कि ये आपको जीने की कला बताती है कि आपको कैसा जीवन में जीना है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण भगवान की कुंडली को ही अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ ले, तो जीवन के सार को समझ पाएगा कि जीवन में कब कहाँ क्या आपको करना है, जिससे आपके जीवन में मोरली, नैतिकता रूप से आपकी तरक्की हो जाए। पैसे की यहाँ बात आ ही नहीं रही है दोस्तों, लेकिन दुख का
कारण यही बनता है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर उनको माना जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा है या जो ज्यादा टीवी पे आते हैं। तो अब अंधश्रद्धा जुड़ती है, और अंधश्रद्धा जब जुड़ती है तभी वो चटनी खिलाने वाले बाबा जी आ जाते हैं कि भाई चटनी खाइए आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसे किसी का काम बन रहा होता दोस्तों, तो सबसे पहले बाबा अपने आप को ही बनाता ना, दूसरे को क्यों बनाता? तो ये मूर्खतापूर्ण तो लोगों की मूर्खता है ना यहाँ पे। आप एक विद्या को ही गलत बता रहे हैं, गलत है। ऐसे डॉक्टर के पास अगर आप जाए और डॉक्टर आपको कहता है, आप दो डॉक्टर पे जाइए एक ही बीमारी लिखे, क्या दोनों एक ही दवाई लिखेंगे? हो सकता है एक अलग दवाई लिखे, एक दूसरी दवाई लिखे, तो क्या दूसरा वाला गलत हो जाएगा या पहला वाला सही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं, जब बात चली है, एज ए ज्योतिषी हम लोग बच्चा पैदा होते ही ये बता सकते हैं कि कितने साल बाद इस बच्चे को क्या बीमारी होगी और इस बच्चे के खानदान में कौन सी बीमारी चल रही है। जबकि आप उस उम्र में आके, जब लोग की 30-40 साल बाद जब आप डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर आपके कम से कम भी हजारों के खर्चे करा के डायग्नोज करेगा और फिर बताएगा कि आपको ये बीमारी नजर आती है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है जो मैंने चैलेंज के साथ कहा कि बीमारी नहीं हो सकती, बाद में जब डायग्नोज हुआ तो बीमारी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि कुंडली में ये चीजें दी गई हैं, बशर्ते हम उसका अध्ययन तो करें, उसको समझ तो लें। अब कुछ लोग ये कह देंगे कि जी ये तो तुक्का मारने वाली बात है। तो जो भी क्लाइंट मेरे को अगर यहाँ देख रहे हैं, जो मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं कि आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं एक कुंडली भी यहाँ पे लाइव एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट बताऊंगा और आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना पड़ेगा कि वो कौन हो सकती हैं, किसकी कुंडली पर हम आज बात कर रहे हैं। अगर ज्योतिष विद्या नहीं होगी तो हम तो तुक्का मार देंगे, अगर होगी तो आप लोग खुद बोलोगे, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ है। अब आ जाते हैं ध्रुव राठी जी के अगेन केस पे। उन्होंने फिर बोला कि न्यूमरोलॉजी में अगर घटा एक अक्षर घटा बढ़ा दे तो क्या कामयाबी मिल जाएगी? अब दोस्तों इसके पीछे एक पेच है। इसमें क्या है कि ये न्यूमरोलॉजी जो की जा रही है वास्तव में सटीकता से नहीं की जा रही, क्योंकि इसमें कई विद्याएं हैं। कुछ लोग जो है वो कीरो की लेते हैं, कुछ चार्ल्डियन पद्धति ले लेते हैं, कुछ लोसू गिल्ड से भी कर देते हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ये विद्या घटा बढ़ा के या एक अक्षर घटाया बढ़ाया उससे कम। सवाल ये है कि किसी भी प्रकार येन केन आप किसी को कामयाब कर दो। अब जैसे हम एक सिंपल लॉजिक में बात करें कि एक किसी बड़े पिता का बच्चा अगर 10 बिजनेस करेगा, 9 फ्लॉप भी हो गए तो उसको कोई नहीं देखेगा, एक हिट होने पर उसको सब देखेंगे, भाई ये तो फलाने का बेटा था, इसको तो कामयाब होना ही होना था। तो समझ रहे? तो ये नेपोटिज्म जो सिस्टम जुड़ जाता है ना, वो इससे आ जाता है। अब क्योंकि वो उस लेवल पे वो आदमी है, तो जो छोटा ज्योतिषी है वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मेरे कहने पे कामयाब हुआ। तो सबसे पहले तो ज्योतिष में आप ये देखिए कि ज्योतिष स्वयं कितना कामयाब है। अगर वो खुद ही कामयाब होता तो वो आपके लिए यही काम कर रहा होता, क्या वो कुछ और ना कर रहा होता? अगर आप गलत आदमी पे जा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ज्योतिष विद्या की प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठाया मैचिंग का। उन्होंने ये भी कहा कि जो शास्त्रों में मैचिंग दी गई है, तो शास्त्रों में कोई मैचिंग दी ही नहीं गई है दोस्तों। मैं आपको ओपन बता दूं, किसी भी बड़े शास्त्र में आप उठा के देखिए, मैचिंग की कोई विद्या दी नहीं गई है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आपके सामने वाला व्यक्ति जो आएगा, अगर उसके ये राशि धर्म होंगे तो उसकी क्वालिटी ऐसी होंगी और आपकी क्वालिटी ऐसी होगी। अगर आपकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से मैच करती है या आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तभी आप उसके साथ जीवन गुजार सकते हैं। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया समाज में, अब मैचिंग सिर्फ विवाह को लेकर ही नहीं थी, दोस्ती यारी के लिए भी थी, भाई बहनों के लिए भी थी। अब अगर मान लें किसी बच्चे के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं है क्योंकि कुंडली में योग है, तो क्या वो पिता को बदल देगा? नहीं बदल सकता ना। जीवन साथी को तो बदला जा सकता था, या जीवन साथी को आप लाने से पहले सोच सकते थे। ये वो एक हिंट था, एक तरीका था कि मैं आपको ये बता सकूं कि यार ये व्यक्ति तेरे से मैच नहीं करेगा, तेरी सोच से इसकी मैचिंग नहीं लगती है, आपको ये नहीं कर लेना चाहिए। और अगर बात ऐसी ही है, अगर हम मान भी लें कि अगर बात मैचिंग की ही है और वो खराब है, तो मैं ऐसे आपको हजारों केस दिखा दूंगा जिनकी मैचिंग शादी की गई और उनका विवाह बहुत अच्छा चला, जीवन में कोई लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आई। और मैं ऐसी बहुत सारी भी दिखा दूंगा जिन्होंने मैचिंग के बिना शादी करे उनकी ऐसी तैसी होते रही। तो अब ये तो तर्क की बात है ही नहीं, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि ज्योतिष विद्या इन सब चीजों के लिए है ही नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि अगर ज्योतिषी को ये पता लग जाए कि स्टॉक मार्केट में जो है कौन सा शेयर घटेगा या बढ़ेगा, तो वो स्वयं लेकर उसको जीत सकता है। बिल्कुल सही बात, मैं ये मानता हूं कि अगर ज्योतिषी अगर ये बता सकता है कि कौन सा चीज बढ़ेगी घटेगी शेयर मार्केट, तो वो खुद ही शेयर ले ले। वो खुद ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये तुक्केबाजी वाला ज्योतिष है। बार बार कह रहा हूं कि ज्योतिष इन चीजों के लिए है ही नहीं। अब कुंडली में कुछ योग होते हैं जो आपको आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बताते हैं कि आपको आकस्मिक धन कहीं से मिल जाएगा। कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया, तो वो लोगों को ये टिप दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। अब जो उनको पैसा दे रहा है उसको भी तो हराम का पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि वो भी शेयर मार्केट से जीत जा रहा है तो दे रहा है, हार जा रहा है तो नहीं दे रहा है। तो इस तरह की हरकतें, ये चीपनेस जो आई है समाज में, वो इसलिए आई। और इसलिए जो लोग जो है हावी हो गए कि हम बता देंगे। अरे अगर तुम बताने वाले होते तो तुम खुद को ना लगा लेते। ये तो तर्क मैं भी अक्सर जो मेरे क्लाइंट है मैं उनको बोलता हूँ कि अगर ज्योतिषी तुम्हें आईएएस बना सकता तो क्या वो खुद को नहीं बना सकता था? नामुमकिन है, क्योंकि कुंडली में कुछ पैरामीटर सेट है, उस तक ज्योतिष को पहुंचना पड़ेगा और ज्योतिषी वहां तक नहीं पहुंच रहे। इसलिए मैं तारीफ भी कर रहा हूँ ध्रुव राठी की कि उन्होंने बहुत एक अच्छा स्कैम बताने की कोशिश की है। लेकिन उनका ये कहना मुझे थोड़ा सा अखरता है कि उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या जो है खराब विद्या, ये फ्रॉड है। ऐसा नहीं है दोस्त।
क्योंकि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है, आप इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते, और आपकी कुंडली का भी मैंने दो चार बातें बता दी, आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आगे की बात भी करेंगे, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। तो अब एक और उन्होंने बोला कि ज्योतिषी कोल्ड रीडिंग देते हैं। कोल्ड रीडिंग के मायने क्या है? कोल्ड रीडिंग का मायना ये है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा कि आज से इतने साल बाद आपके साथ ये हुआ होगा, और आज से इतने साल पहले आपके साथ ये होगा, मतलब कुछ इस तरह की बातें कि आपकी कोई घटना घटी होगी कि भाग्य बदल जाएगा, आपकी शादी के बाद भाग्य बदल जाएगा। हाँ, अब इस पे मैं बता देता हूँ आपको। ये एक टाइम बीइंग सेक्टर दिया गया होता है कुंडलियों में, ग्रहों की एक एज दी गई होती है। उस एज में जब प्लैनेट एक्टिवेट होता है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई कर्म होते हैं। मोस्टली केसेस में दो तीन एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर आप देखें कि अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में शनि जो है लग्नेश होकर लगन को देख रहा है, तो उनको सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 42 ज्यादा मिली है। अगर आप देखें कि उनकी जो, अगर 1942 का उनका जन्म रहा है, तो 1984 के बाद उनको अगर आप देखते हैं तो उनका थोड़ा सा स्टाइल ज्यादा तेज, अच्छी तेजी से निखरा है। आप देख सकते हैं, हालांकि 75 में उनकी फिल्में आ चुकी थी, उससे पहले भी वो फिल्म। तो अब कहने का मतलब है कि जब कोई बड़ा ग्रह, खासतौर से शनि जो ग्रह है, ये देर में सफलता देते हैं, तो आप देखिए ना, आज भी वो महानायक बने हुए फिर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रह बहुत छोटी उम्र में आपको सक्सेस दे देते हैं, जो कि विराट कोहली का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, शाहरुख खान का एक एग्जाम्पल है, कि इनको कम उम्र में सफलता ज्यादा मिल गई। और इवन अगर मैं इसी बच्चे की बात करूं तो ध्रुव राठी के केस में भी ऐसा है कि शनि का लगन या लगने से संबंध नहीं होगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो अब ये कह देना कि भाई आपने कोल्ड रीडिंग दे दी। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप अक्सर समाज में आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे कि शादी के बाद व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल गया। ठीक, तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका भाग्य उदय आफ्टर स्त्री यानी पत्नी आने के बाद उसको भाग्य में सपोर्ट मिली थी। ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास है। अब मैं एक एक उदाहरण इसलिए नहीं दूंगा कि विस्तारता बढ़ जाएगी और ये मामला आगे चला जाएगा। तो ये भी बात गलत हो गई आपकी। अब उन्होंने कहा कि ज्योतिषी जनरलाइज बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो क्या मनोवैज्ञानिक लोग जो जनरलाइज बात नहीं करते? क्या डॉक्टर जनरलाइज बात नहीं करते? जनरलाइज का मतलब क्या है? हम आपको वो बताना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये ज्योतिष की प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, ज्योतिषी की प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको खुश कर रहा है, क्योंकि उससे आपने फीस लेनी है। क्या आपने लोगों के लिए ऐसा नहीं किया कभी? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आप सामने वाले को वही बोलते हैं जो वो सुनना चाहता है? अब इन्होंने एक बार्नम इफेक्ट की बात की कि अच्छी चीजें अपने बारे में लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई मूर्ख ही होगा जो अपने बारे में बुरी बातें सुनना चाहेगा? इसमें तो कोई बात ही नहीं। आप किसी की भी तारीफ कीजिए, चमचागिरी कीजिए, बटरिंग कीजिए, उसको खुशी ही मिलेगी ना, ये तो तय है। तो ये तो एक साइंस का एक ऑब्जर्वेशन का तरीका था। अगर मैं आपको कहूं कि आप बहुत घटिया इंसान हैं, तो आपको यकीनन गुस्सा आएगा, आप बहुत नाराज होंगे। लेकिन मैं आपको कहूं आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसमें गलती क्या है? हम आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, एक पॉजिटिव बात बता रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है दोस्तों? अब उन्होंने कहा कि जनरलाइज होते हैं, तो कुछ चीजें हर हर एक की लाइफ में जनरलाइज होती है, और भारतीय कल्चर में तो कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई हैं जो बहुत जनरल है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि भाई आप इतनी उम्र तक पढ़ाई करोगे और उसके बाद आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे पैदा होंगे, आप उनको, आप नौकरी करके उनको पालोगे, बचपन, फिर बाद में बुढ़ापे में बच्चा आपको छोड़ के चला जाएगा, पत्नी आपकी बात कभी नहीं मानेगी। ये जनरलाइज भारतीय कैटेगरी में तो मिलता ही मिलता है। आप किसी भी लेडीज की कुंडली उठा के बोल दीजिए कि आपके पति आपकी बात नहीं मानते, वो फौरन मुझे बोल देगी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। तो ये तो जनरलाइज बातें भारतीय समाज में है। विदेशी समाज के लिए कह के देखिए ना, वहां आपको पता लगेगा कि ज्योतिष क्या किस हद तक काम करता है, क्योंकि वहां पर इतनी हैपनिंग्स हैं लाइफ में। आप अगर आप कहो कि जो आपके प्रेम संबंध बहुत रहेंगे, एक भारतीय के लिए बात बहुत खराब है। लेकिन अगर आप विदेशी व्यक्ति के लिए कहें तो उसके लिए तो जितने दिन नहीं उतने उतने ज्यादा वो अफेयर कर चुका होता है, या उसके वहाँ एक नॉर्मल सी बात है, उसके लिए ये हवा नहीं है। तो ये प्रिडिक्शंस की बातें भी गलत हो जाती हैं। अब जनरलाइज तो इसलिए किया जाता है कि भाई लोगों को हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। अब कुछ क्लूज वो बोल रहे थे कि क्लूज देते हैं, और उसमें जो है ऑब्जर्वेशन का बिजनेस होता है कि आप जो है इतना काम करते हैं तो आपको देख के समझ में आता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी, मैं भी अब इतनी कुंडलियां देख चुका हूँ ईश्वर की कृपा से, मैं भी देख के एनालिसिस कर देता हूँ कि ये व्यक्ति किस ग्रह से संबंधित चल रहा होगा। और मैंने अपनी छोटी छोटी टिप्स अपने यूट्यूब चैनल्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी दी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज मैं एक उदाहरण भी आपको दूंगा, लाइव देंगे, और ताकि आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आप पकड़ सकते हैं, और आप उसका जवाब देंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये पोस्ट हमारी शेयर भी करेंगे। जो जो लोग मुझे जवाब देंगे, मैं उनकी निःशुल्क रीडिंग भी लाइव मंच पे देने की कोशिश करूंगा, चुने हुए लोगों के लिए। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन देख देख कर आता है, डॉक्टर भी देख देख कर ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। जब आप देखते हैं कि एक पैटर्न लाइफ में लौट रहा है बार 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 बार, तो ही आप निर्णय लेते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने सीआईडी के लोग हैं, ये ऑब्जर्वेशन से ही तो पकड़ते हैं। इसमें बुराई क्या है? एज ए ज्योतिषी अगर हम कोई विद्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमें एनालिसिस हो रहा है कि ये व्यक्ति लोगों को ज्ञान बहुत बांटता है, तो गुरु प्रधान व्यक्ति है, यानी गुरु बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति बिना फायदे के कोई काम ही नहीं करता, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा बुद्ध प्रधान व्यक्ति होगा। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन तो समाज में बहुत सारी मिलेंगी आपको। आप देखिए, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आपके देखिए कि बृहस्पति जब 10वें घर में हो या 10वीं राशि में हो, उस व्यक्ति का जो है नाम बड़ा होता है, काम छोटा होता है। ये एक सिंपल सा फंडा है। अब आप
हजारों कुंडली में से उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी उदाहरण में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर में नीच के माने गए हैं अकॉर्डिंग टू कालपुरुष, जो कि ज्योतिष विद्या में आता है। तो नाम बड़ा है, नाम बड़ा है, लेकिन काम इसके नहीं होते हैं। तो ये आपको एक सिंपल सा एक टिप मैंने आपको दिया है, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने एक और बात कहने की कोशिश की कि ये टोटल फ्रॉड इंडस्ट्री है। तो अब इस पे एक ऑब्जर्वेशन जो हमने दिया, उन्होंने टाइटल दिया द बिगेस्ट फ्रॉड। और इसके जवाब में दीपांशु जो गिरी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लूनर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। उन्होंने एक्सपोजिंग एस्ट्रोलॉजी पे लिखा है कि, और मैं बार बार कहूंगा कि मैं ध्रुव राठी से बहुत खुश हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है कि उन्होंने एक बहुत गंभीरता से इस बात को लिया है, और बहुत बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए, उन्होंने बहुत सारी क्लिपिंग्स दिखाई है, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। लेकिन मेरा तर्क सिर्फ यही है कि हम ज्योतिष समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो विद्या गलत कैसे हो सकती है। और ध्रुव राठी तो इस काम के लिए है ही नहीं ना, क्योंकि वो ज्योतिष जानता ही नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़े वो रहे हैं गायक कलाकार सुखविंदर, वो बोलते हैं जो पागल है ना वही दूसरे को पागल बना सकता है। तो अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो ही आप ज्योतिष को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो फिर आपको ऐसे तर्क नहीं देने चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेरे पास ऐसे बहुत हैं जो ये साबित कर देंगे कि ज्योतिष बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि मैंने इतनी कुंडलियां देखी है, मैंने जितनों को फलित दिया है, वो भी अगर यहाँ ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। लाग लपेट वो ज्योतिषी करेगा जो नकली है। और नकली किस फील्ड में नहीं है, मुझे ये बताइए। क्या एस्ट्रोलॉजी में फील्ड में नकली है? डॉक्टरों की फील्ड में नहीं है, बिल्डर्स में नहीं है, फर्जी कहाँ लोग नहीं है। और ये आपको सोचना है, आपकी बुद्धि का स्तर देखा जाएगा। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य के साथ बुध हमेशा चलता है। मोस्टली केसेस में 90% वो रहता ही रहता है, क्योंकि 27 डिग्री का अंतराल रहता है। तो ऐसे में 90% दुनिया जो होती है वो एक ही कैटेगरी पे चल रही होती है, वो कभी भी कुछ नया रिस्क लेने की नहीं सोचती है। दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही लाइफ में कुछ अलग प्रकार की चीज कर रहे होते हैं, जिनका बुध सूर्य से थोड़ा सा अलग होता है, या बुध की डिग्री सूर्य से ज्यादा दूर होती है। वो लोग कुछ अलग करते हैं। तो जो 90% दुनिया है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, भारत की नहीं, ये लोग वही लेके चलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, वैसा ही पैटर्न लेके चलेंगे जैसे इनके बाप दादा करते आए थे। क्योंकि उनको नया कुछ करना ही नहीं है, वो उसी दायरे में फिट रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो राजनेता है हमारे, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, कि मैं आपको ये करके दूंगा। वो आपके दिमाग को खेलते हैं, कमजोर दिमाग को खेला जाता है। और ये ज्योतिष में ही नहीं खेला जाता, हर विद्या में खेला जाता है। अब डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर आपको बोलेगा चोट लगी, बोलेगा भाई साहब हड्डी टूट सकती है, आप एक्सरे करवा लीजिए। तो ये आपके कम दिमाग से खेला जा रहा है। अब रिस्क तो है लाइफ का, लेकिन फिर भी बावजूद आपके दिमाग से खेला गया, आपने खर्चा किया, आप संतुष्ट हो गए कि भाई फ्रैक्चर में निकला, मैं खुश हूँ। साइकोलॉजिकल पैरामीटर चेक होता है। तो ये हर विद्या में लागू होगा। अब बात कर लेते हैं एक उदाहरण की, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना उदाहरण के मैं कोई बात नहीं करता हूं, बिना तर्क के कोई मैं बात नहीं करता हूं। तो आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक शेयर स्क्रीन के माध्यम से एक कुंडली आप लोगों को दिखा रहा हूं। और इसमें हम एक चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है और इसकी क्या खासियत होगी। नाम आप खुद देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ पैरामीटर पकड़ के आपको बताऊंगा। इतना बता देता हूँ, ये एक जाति का है जिसकी ये कुंडली है। और मैं बता देता हूँ कि ये कन्या लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में सूर्य नीच का है। अब जो ग्रह नीच का होता है दोस्तों, उसमें मैं आपको ओपनली एक बात बता दूं, सूर्य नीच का यानी कि इसके पिता का नाम इससे कम होगा, इस व्यक्ति का नाम अपने पिता से ज्यादा हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी, जैसे मैंने नीच का एक पैरामीटर आपको दिया है। और आगे चले, इसके तीसरे भाव में जो है बुध बैठे हैं वक्री अवस्था में, और शुक्र, राहु और चंद्रमा इसके जो है बैठ गए हैं चौथे भाव में, और गुरु बैठे हैं इसके पंचम में, मंगल बैठे हैं अष्टम में, और शनि केतु दसम में बैठे हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये लगन का जो मालिक बना है वो वक्री है, और वो बुध है। और बुध जो होता है बिना फायदे के कोई काम करना पसंद नहीं करता है। तो अब ये व्यक्ति प्योर बिजनेस माइंडेड होगा, पहली बात ये, यानी ये लेडी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका नाम इनके पिता से ज्यादा होगा। तीसरी, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं दोस्तों, आप खुद बताएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, अगर कुंडली हम देख पाते हैं तो। अगर सही ज्योतिषी होगा तो सही बात बताएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनका जो दूसरा हाउस है, जो कि हमारे फेस को बताता है, विशेष तौर से आंखों और मुंह को बताता है, उसका मालिक बनता है शुक्र। और शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ गया है। तो ये गजब की सुंदरता लिए आंखों में पैदा हुई है, क्योंकि अब दूसरे घर का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में है, और वो चंद्रमा के साथ है, प्रकाशित ग्रह के, तो इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा शुक्र के साथ राहु का मेल लगा है। जीवन में प्रेम संबंधी अफेयर बहुत ज्यादा रहेंगे। कला के क्षेत्र में ये व्यक्ति बहुत नाम कमाएगा, क्योंकि शुक्र चंद्र की युति है, कलाकार की कुंडली में अक्सर ये योग पाया जाता है। राहु के साथ बैठता है, तो राहु मॉडलिंग का, ग्लैमर का, फिल्मों का कारक माना गया है, और वो 10वें घर को देख रहा है, कैरियर को। इस व्यक्ति के कैरियर में ये बातें हो सकती हैं। यानी ये लेडी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गजब की सुंदर है, आंखें बहुत अच्छी हैं, बिना फायदे के कोई काम नहीं करती हैं, इनका नाम इनके पिता से ज्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में ये सक्सेस हो सकती हैं, और गजब की सुंदरता इनको भगवान ने दे रखी है। बात करते हैं कैरियर भाव की, तो कैरियर में शनि और केतु है। कैरियर कभी भी स्मूथ नहीं रहेगा,
कुछ ना कुछ उठा-पटक मची रहेगी, क्योंकि शनि और केतु ब्रेक्स इन करियर देते ही रहेंगे। अब यहाँ से एक बात और देखी जाएगी कि इनके पति को भी देख लें, तो पति का मालिक बनता है बृहस्पति, जो कि आप सब जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, तो इस घर से हम पति को देखते हैं। वो मीन राशि आ रही है, उसके पति बनते हैं गुरु, और गुरु नीच का, तो इस लेडी का नाम अपने पति से भी ज्यादा होगा। पिता से तो ज्यादा होगा ही होगा, पति से भी ज्यादा होगा। और गुरु नीच का है दोस्तों, यानी इसका पति में इससे कुछ ना कुछ माइनस तत्व रहेंगे, यानी वो इससे कहीं ना कहीं पीछे ही रहेगा, आगे नहीं हो सकता। अब एक और जो मेरा एक तरीका देखने का है, शनि का संबंध शुक्र से है दोस्तों, तो इसका पति इससे आयु में छोटा हो सकता है, ये बात भी कंफर्म होती है। अब देखिए, ये ज्योतिष के देर से मैं कुंडली के एनालिसिस से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आप बता देंगे ना ये कौन हो सकती है। तो अब हमने इसकी करीब करीब 10 बातें आपको बताई है, तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे, अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो भी। आपको इतने हिंट से समझ में आ रहा होगा कि ज्योतिष विद्या कैसे काम करनी होती है। हम ये कह देंगे ज्योतिष विद्या खराब है तो ये बेवकूफी है, और इसलिए मैं बार बार अनुरोध करूंगा ज्योतिष बिरादरी के अन्य लोगों से भी, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, उनको इस बात को उठाना पड़ेगा कि आप ज्योतिष विद्या को गलत नहीं बोल सकते, ज्योतिषी गलत हो सकता है। तो अब यहाँ आप देखिए, पहला मैंने बताया कि बिना फायदा के लेडी कोई काम करना पसंद नहीं करती हैं। एक, पिता से और पति से इसका नाम ज्यादा होगा या ज्यादा है। शुक्र राहु की युति है, फिल्मों में बहुत, मॉडलिंग में बहुत अच्छा नाम कमा सकती हैं या कमाया है इन्होंने। शुक्र चंद्र, गजब की सुंदरता आंखों से बयान होती है, चेहरा बहुत ही सौम्य है क्योंकि बुध का नक्षत्र बुध का लगन बना है। शनि केतु काम में ब्रेक्स लगे रहे हैं, और पति में नीचता है, पति आयु में छोटा हो सकता है, ये कुंडली इसका हिंट देती है। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ज्योतिष फ्रॉड है या ज्योतिषी ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना। चाहता तो नहीं था कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे, जो भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ ज्योतिष में, कल भी हमारा ये चर्चा रही, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ये इस तरह का एक छोटा सा एक जानकारी के रूप में मैं दे दूं कि ज्योतिष विद्या है क्या और इसको समझा कैसे जा रहा है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योतिष विद्या भविष्यवाणी की विद्या नहीं है, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन का एक शास्त्र है, जिसको मैं दर्शन शास्त्र के रूप में लेता हूँ, कि हम जीवन में कैसे चलें, अपने आप को कैसे अच्छा करें, दुनिया को अच्छा कैसा करें। हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रह आपको तभी ऐसा मिला है जब आप कुछ ऐसा करके चल रहे होते हैं। एक और जाते जाते बात करना चाहूंगा कि ध्रुव राठी जी से ये पूछेगा कि कुछ लोगों को जिनका मंगल जो है अच्छा होता है, उनको गुस्सा ज्यादा क्यों आता है। तो आप यही ज्योतिष की विद्या को समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर एनर्जी कंटेंट ज्यादा रहेगा। और मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको कहूंगा, सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखी, वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। पढ़ाई उनकी कभी अच्छी नहीं रही क्योंकि गुरु उनका नीच का था, लेकिन मंगल उनका उच्च का था। अब इस वजह से मंगल उच्च का जब हुआ तो वो जबरदस्त क्रिकेटर बने, खिलाड़ी बने। खिलाड़ी के लिए हम लोगों को ऊर्जा चाहिए होती है, वो उनके पास है। विराट कोहली भी एक ऐसा उदाहरण है। तो इस तरह की बातें जब आएंगी, और जब आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे, ऐसा नहीं कि फुल प्रूफ 100% सही होगा, लेकिन 100% तो दुनिया में दोस्तों कुछ भी नहीं है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बहुत बड़े किसी ने कहा हुआ है कि ये जो विद्या है लखपतियों के लिए नहीं है, करोड़पतियों के लिए लिए है। तो हर व्यक्ति ज्योतिष नहीं समझ सकता, नहीं कर सकता। और आप कृपया करके, अगर ज्योतिष नहीं जानते हैं तो ज्योतिष को क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। और मैं चैलेंज की बात और कहता जाऊंगा कि अगर इतना ही हुआ है तो आप डॉक्टर को भी बता दीजिए ना कि डॉक्टर फ्रॉड है। जबकि गूगल में डॉक्टर को अगर आप सर्च करें तो लिखा हुआ आता है कि जो आपके शरीर से छेड़छाड़ कर रहा होता है वो व्यक्ति जो है डॉक्टर कहलाता है। तो आप डॉक्टरी की स्कैम भी पूरा कीजिए। आप डॉक्टरी विद्या को गलत कैसे बता सकते हैं, आप डॉक्टर को गलत बता सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगी और आप लोगों को ज्योतिष थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों का निःशुल्क समस्या समाधान मैं लाइव, जैसे आज किया है, एक पत्रिका मैंने दी है, आप उसका जवाब देंगे कि कौन वो लेडी हो सकती है, किसकी वो पत्रिका है। 10 बातें मैंने आपको बताई है, तो आप स्वयं जवाब देंगे, चाहे आप ज्योतिष जानते हैं चाहे नहीं जानते। आपको समझ में हमारी बात आएगी जो हम कहना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबने मुझे सुना। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।